आप नॉर्मल किताबों को पढ़ते थे या कोई ब्रेल लिपि वाली आती है उसको? नहीं, मैंने ब्रेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। इनफैक्ट मैं उसके बारे में बहुत अवेयर भी नहीं हूँ। तो बहुत सारे ताना बाना सुनने को मिलता होगा, आपके साथ भी ऐसा था? नहीं था, क्योंकि हम समाज के पास जाते ही नहीं थे। हाँ। समाज के पास जाते ही नहीं थे। हाँ। मेरा सारा समय मेरे बच्चे के साथ रहता था। समाज तो बहुत चीज बोलता है, बहुत चीज करना कुछ नहीं है, ताना बाना सब देना समाज को है। लेकिन आज ये हमको जो दिया है वो समाज नहीं दिया है। वो समाज नहीं दे सकता, नहीं समाज दे सकता है। मेंस के दौरान मुझे स्क्राइब लेने की जरूरत होती है, मुझे एग्जाम्स में राइटर की जरूरत होती है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मम्मी लिखती थी, मम्मी पढ़ती थी, हम सुन सुन के याद करते थे, तो आपको भी तो पूरा सिलेबस याद हो गया होगा हमको लगता है। अभी हमारे साथ नवादा के रविराज हैं और ये उन छात्रों के लिए मिसाल है जिनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, उसके बाद भी वो लोग बहुत मतलब ऐसा यूज करते हैं जैसे लगता है कि हम कर ही लेंगे, और बाद में ये होता है कि 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद असफल रह जाते हैं। दोनों आंखों से इनको दिखता नहीं है और माँ बाप इनके साथ खड़े हैं और देख सकते हैं ये बीपीएससी 69वीं में सिलेक्शन लिए हैं। मतलब सोच सकते हैं इतने बड़े परीक्षा को क्वालिफाई करना कहीं से आसान बात नहीं है। ग्रुप डी का तैयारी जो लोग करते हैं 5-6 साल करते हैं फिर भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, और 69वीं बीपीएससी में इन्होंने सिलेक्शन लिया है और अब ये अधिकारी बन चुके हैं। तो इनसे बातें करेंगे, क्या क्या कठिनाई आती थी, कैसे तैयारी किए, आंखों की रोशनी चली गई उसके बाद भी हार नहीं माना, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। स्वागत है और बहुत बहुत बधाई रविराज जी। थैंक यू। कहाँ से आए हैं आप? मेरा जिला नवादा है और नवादा के तियार पंचायत के अंतर्गत मोहली ग्राम का मैं वासी हूँ। तो दोनों आंखों से नहीं दिखता है आपको? थोड़ी बहुत दिखाई देती है, बट टू बी ऑनेस्ट जो विजन है वो ग्रेजुअली कम होता ही जा रहा है। कितने दिनों से ये प्रॉब्लम है? ये तो बहुत अर्ली चाइल्डहुड में पता चल गया था, बट उस समय स्थितियां कहीं ना कहीं बेटर थी, वो क्रमशः कम होती गई है और विगत 2 वर्षों में ज्यादा गंभीर समस्या हो गई है। अभी 69वीं बीपीएससी में कौन सा रैंक हासिल किए हैं? ओवरऑल मेरा 490 रैंक है और अपने कैटेगरी में मेरा फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट रैंक है कैटेगरी में जी। अच्छा, कौन सा पोस्ट मिला आपको? रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मुझे। रेवेन्यू ऑफिसर बन चुके हैं। तो जब शुरू में ये दिक्कत होता था पढ़ाई वगैरह में, तो काफी दिक्कत होती होगी। अगर किसी को पढ़ना है तो सबसे ज्यादा किसी चीजों की जरूरत है तो वो आंखों की होती है, लेकिन आपने हार नहीं माना है। कैसे पढ़ाई की है, शुरुआत कैसे की है? जी, मैंने अपनी पढ़ाई में मेरे पेरेंट्स का, मेरे माता पिता और विशेष करके मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है। इनफैक्ट मेरी पढ़ाई की पूरी कहानी इस तरह से है कि मेरी मम्मी किताबों को पढ़ती है और मैं सुनता हूँ। आपकी मम्मी किताबों को पढ़ती हैं और आप सुनते हैं? बिल्कुल, उसी तरह से कुछ लिखवाना होता है तो मैं लिखवाता हूँ और फिर मम्मी किताबों कॉपियों पे लिखती है। आपकी मम्मी ही आपकी कॉपी भी लिखती हैं, किताबों को भी पढ़ती हैं, और आप सुन करके इतना मतलब जो भी आया सुन करके और मम्मी के द्वारा जो बताई वो आप पढ़ पढ़ के कर रही है। जी। तैयारी की शुरुआत कैसे हुई? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बोर्ड कैसे पास करेंगे, मतलब दिव्यांग होना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन लोग हार मान जाते हैं, सोचते हैं कि हम तो समाज से कट गए हैं। तो कैसे इतना हौसला आया आपको? नहीं, एक कहीं मैंने पढ़ा था कि कठिनाई की अपनी जिद है, हिम्मत की अपनी जिद। एक समय में सब कुछ खोया लेकिन हिम्मत न खोई, आंसू से भीगे मिट्टी में आशा की फसलें बोई। तो हिम्मत की बात है, और जहां तक बात है दिव्यांगता की, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई निःशक्त होता है या डिसेबल होता है। मेरा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति एबल्ड होता है, बस वो स्पेशली या डिफरेंटली एबल्ड होता है। इनफैक्ट मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो एक साधा सामान्य शरीर का व्यक्ति कर सकता है, बस मेरे करने का तरीका अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसा कि मैंने बताया कि मैं पढ़ाई अपने मदर के या फादर के हेल्प से किया करता था, तो अल्टीमेटली मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और शेष लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, बस मेरा तरीका अलग है। जहां तक बात है तैयारी शुरू करने की, तो 10th के बाद से ही मैंने ये अपना सोच बना लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, और इसलिए मैंने जो 12th की पढ़ाई की या ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, तो उस समय मेरे बैक ऑफ द माइंड ये रहता था कि मेरी पढ़ाई का तरीका बिल्कुल सिविल सर्विसेज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और फिर जब मैंने 2021 में ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद मैंने फिर बीपीएससी के एग्जाम्स को दिया। तो ऑल्दो फर्स्ट बार जब मैंने 67th बीपीएससी में दिया था, तो मेंस के दौरान मुझे स्क्राइब लेने की जरूरत होती है, मुझे एग्जाम्स में राइटर की जरूरत होती है। अच्छा। तो वो राइटर मेरा बहुत जूनियर था। एज अ रिजल्ट उसकी लेखन शैली बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा। वो लिखता, उसकी शुद्धता और उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी। साथ ही स्टैट्स के क्वेश्चन को वो पढ़ भी नहीं पा रहा था। तो इस कारण से
मेरे पूरे स्टैट्स के क्वेश्चन छूट गए और जो वो शेष क्वेश्चन लिखा उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं रही, तो वो नहीं हो पाया। फिर 68th मैंने दिया, तो 68th में चूंकि मैं बहुत बीमार था तो फिर मेरा प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था। और देन 69th में मैं जब अपीयर हुआ तो उसमें मेरा प्री, मेंस और इंटरव्यू सभी बढ़िया मार्क्स से क्लियर होते गए। तो इसमें आपका कौन सा, जो लोग लिखने के लिए बैठे होंगे, किसको लेकर बैठे थे आप? नहीं, यहाँ पे बीपीएससी में आयोग के द्वारा ही ये दिया जाता है और आयोग राइटर देने की जिम्मेदारी सेंटर को प्रोवाइड करता है, तो सेंटर ही एलोकेट करते हैं स्क्राइब को। यहाँ अपने ओर से नहीं लेके जाया जा सकता है। आप बोले नहीं, जैसा 67 में आप बोल रहे थे कि उनके वजह से आपका खराब हो गया था, तो इस बार तो आपको डर लगता होगा कि हम बोल रहे होंगे अच्छा, लेकिन लिखने में अगर लेखन शैली खराब हो गई तो फिर रिजल्ट रुक सकता है। बिल्कुल, ये तो होता ही है। ये मैं कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ तो उसमें एक तो थोड़ा सा रहता है, बट वो मेरे हाथ में नहीं है, और जो चीज मेरे हाथ में नहीं है मैं उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहता हूँ। मेरे हाथ में मेरा मेहनत था, मेरा स्ट्रगल था और उसे मैंने बखूबी अंजाम दिया। जब भी कोई बेटा को तकलीफ होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ पिता को होती है, लेकिन बता नहीं पाते हैं। और जब भी कोई बेटा कुछ बहुत अच्छा नाम करता है तो सबसे ज्यादा किसी की छाती चौड़ी होती है तो पिता की होती है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी महसूस हो रहा है। सोचे थे शुरुआत में कि ये इतने बड़े अधिकारी बनेंगे, ये विश्वास हमको था। इसकी मेहनत को देखने के बाद हमको विश्वास हो गया था कि 2 बार 4 बार 5 बार में कभी न 2 4 5 में ये हासिल करेगा। वो आज पूरा किया और यूपीएससी का भी मेंस क्लियर किया। यूपीएससी भी क्लियर किया? हाँ, यूपीएससी का मेंस भी क्लियर किया और बहुत अच्छा। जब भी हमको जिस समय खोजा हम हर परिस्थिति से लाके इसको पूरा किए और इसके ऊपर हमको पूरा विश्वास था। कितने बेटे हैं आपके? हमारा एक लड़का एक लड़की है। एक लड़का एक लड़की। भरोसा शुरू से था रवि? हाँ, भरोसा पूरा था। अच्छा, समाज में या गांव पे लोग बहुत सारे ताना बाना करते हैं माता पिता को, या जब ऐसे लड़के होते हैं तो बहुत सारे ताना बाना सुनने को मिलता होगा। आपके साथ भी ऐसा था? नहीं था, क्योंकि हम समाज के पास जाते ही नहीं थे। हाँ। समाज के पास जाते ही नहीं थे। हाँ। मेरा सारा समय मेरे बच्चे के साथ रहता था। समाज तो बहुत चीज बोलता है, बहुत चीज करना कुछ नहीं है, ताना बाना सब देना समाज को है, लेकिन आज ये हमको जो दिया है वो समाज नहीं दिया है। वो समाज नहीं दे सकता। नहीं, समाज दे सकता है। आज ये हमको उस शिखर पर पहुंचा दिया है। समाज तो ये भी कहता है कि ये क्या कर सकता है, लेकिन आज यही सब कुछ करेगा। इसी के सहारे, इसी के कारण आज हम आपके पास भी हैं। आज खान सर के पास आए हैं, इसी के भरोसे आए हैं और ये आगे भी बहुत अच्छा कर रहा है और करेगा। अगर क्या विश्वास हम लोग को है, शायद मई जून में ये इससे भी अच्छा जगह पर पहुंचाएगा। कितना सपोर्ट रहा है। ये कह रहे हैं कि मम्मी लिखती थी, मम्मी पढ़ती थी, हम सुन सुन के याद करते थे, तो आपको भी तो पूरा सिलेबस याद हो गया होगा हमको लगता है। मतलब पढ़ाई में शुरू से आप ही पढ़ी लिखी हैं? हाँ, ठीक है। या बेटा के लिए पढ़ना पड़ता था? नहीं, पढ़ी लिखी हैं। हाँ। वो मतलब जैसे तैयारी करने के लिए, जैसे ये लोग तैयारी कर रहे होंगे तो इनके लिए तो नॉर्मल था, लेकिन आप जब पढ़ रही होंगी तो बहुत देर तक मेहनत करना होता है, शायद 8 घंटे 6 घंटे। कितने देर पढ़ते थे? नहीं, हमको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। हम खाना भी बनाते हैं, घर का सारा काम भी करते हैं और इसके साथ मेरा सारा टाइम रहता है। हम लोग दोनों माँ बेटा बहुत खुश रहकर पढ़ते हैं और इसको हम पढ़ाते हैं। कहीं किसी चीज का हमको कष्ट नहीं होता था। एक बात जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि दरअसल मेरी जर्नी में और मेरी पढ़ाई में मुझसे ज्यादा मेरी मम्मी सिंसियर रही है। मैं पढ़ाई करते थक भी जाता था, कभी कभी मुझे बर्नआउट भी फील होता था, बट मुझे याद नहीं है कि मम्मी कभी थकती हो या मम्मी कभी बर्नआउट फील करती है। तो मैं जिस भी समय कहता हूँ, सुबह हो या शाम हो, रात हो या कभी भी हो, वो हमेशा पढ़ने को तैयार रहती थी और शायद मुझसे ज्यादा डेडिकेशन मेरी मम्मी के पास था। और नो डाउट मेरे पापा के पास जो भी उनके लिमिटेशंस थे, इकोनॉमिक लिमिटेशंस या जिस भी तरह के, उसके बावजूद उन्होंने अपना 100% दिया और मेरे जर्नी को पूरा करने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग के माँ बाप के लिए। और इतने सपोर्टिव माँ बाप शायद ही मिलते हैं। अच्छा, मम्मी जैसे आप बोल रहे हैं मम्मी पढ़ती थी, कितने घंटे मम्मी से सुनते थे? आप पढ़ती होंगी मम्मी किताबों को, तो कितने देर सुनते थे? मेरी पढ़ाई को मैं
तरीके से पूरा किया करता था। एक तो पढ़ाई जो मेरी मम्मी के द्वारा होता था, जो लिटरेचर्स पढ़ती थी, बुक्स को पढ़ती थी और लिखती थी, तो ये लगभग 7 से 8 घंटा तो एटलीस्ट होता ही था। 7 से 8 घंटा? यस। और मम्मी को 7 से 8 घंटा समय मिल जाता था? यस, घर के सारे काम को बिल्कुल समय पर करने के साथ साथ। और देन मैं यूट्यूब का बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया करता था, तो इस पे मेरे को आई थिंक 4-5 घंटा में पढ़ाई करता था। बट ये जो पूरा का पूरा टाइम था 10 से 12 घंटा का, वो मैंने इस तरह से कभी नहीं लिया कि मैं बहुत सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहा हूँ और उसमें मैं एग्जॉस्ट हो जाऊं। दरअसल मेरा पूरा जो रोजमर्रे का दिनचर्या होता है, उसको पूरा करने के बाद मुझे जो भी समय बचता था मैं उसे पढ़ाई में ही यूज करता था, क्योंकि पढ़ाई करना मुझे एज अ ड्यूटी नहीं लग रहा था और ना तो आज भी लगता है। वो मुझे बहुत पसंद है पढ़ना। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे ये लोग तैयारी करते होंगे तो मॉक टेस्ट वगैरह पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते थे आप? बिल्कुल। प्री के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही अच्छे से किया था और आई थिंक 8 से 10 सालों का मैंने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अच्छा, आप नॉर्मल किताबों को पढ़ते थे या कोई ब्रेल लिपि वाली आती है उसको? नहीं, मैंने ब्रेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। इनफैक्ट मैं उसके बारे में बहुत अवेयर भी नहीं हूँ। मैंने जैसा कि बताया, मम्मी ही पढ़ती थी तो नॉर्मल किताबों को ही पढ़ती थी, और जैसे बाकी सारे लोग तैयारी करते हैं एग्जैक्टली मैंने उसी तरीके से तैयारी की, बस तरीका मेरा थोड़ा डिफरेंट था। बहुत सारे लड़के होंगे, बहुत सारे माँ बाप हैं जिनके छात्र थोड़े बहुत कमजोरी के साथ, मतलब दिव्यांग हो जाए या आंखों, जैसे इनका आंखों का रोशनी नहीं है, फिर भी इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया है, उन माँ बाप को, उन बच्चों को क्या बोलिएगा? सारी माँ का अपना अपना सोच है। हमारे समाज में बहुत ऐसी माँ है जो बच्चे को तो बोल देते हैं जाओ पढ़ो, लेकिन केयर नहीं करती हैं। लेकिन हम लोग करें कि बच्चा खेल रहा है, क्या करे, मोबाइल लेके सब पढ़ता है, लेकिन मोबाइल में क्या पढ़ता है ये कोई नहीं देखते हैं। इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा केयर करे कि क्या पढ़ रहा है। बुक लेकर भी पढ़ते हैं, लेकिन बुक में क्या पढ़ता है ये भी नहीं देखते हैं। जो हम अपने आस पड़ोस में देखे हैं कि सब लोग पढ़ रहा है मोबाइल लेके, लेकिन मोबाइल लेके गेम खेल रहा है। वही समाज जो ताना बाना करता है, उनके बच्चे गेम खेलते हैं। लेकिन आपको तो पूरा दिख जा रहा होगा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ, इसलिए हम अभी ना बोले कि हमको समाज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमको शुरू से भरोसा था कि करेगा। खान सर के लिए क्या कुछ बोलिएगा? अभी केजीएस में है आप, खान सर के बारे में क्या कुछ बोलिएगा? नो डाउट खान सर एक बहुत अच्छे टीचर है और जो उनके पढ़ाने का तरीका है वो अपने आप में बहुत कमाल है, और साथ ही एज अ ह्यूमन बीइंग भी वो अपने आप में बहुत अच्छे हैं। वीडियोस देखते थे खान सर? बिल्कुल, खान सर का मैं वीडियोस देखा करता था। इंटरव्यू में भी खान सर का बड़ा सहयोग रहा। इनफैक्ट उसके बावजूद मेरे रिजल्ट आने से पहले भी खान सर से मेरी लगातार वार्तालाप होते रही और उन्होंने मोटिवेट बीच बीच में करते रहे। तो एक थैंक्स टू हिम एज वेल कि बिल्कुल खान सर के लिए भी थैंक्स, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया और जर्नी में एक बड़े पार्टिसिपेंट रहे। एक लोग बोल रहे थे कि जिसको खान सर ने मोटिवेशन दे दिया उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो खान सर का कितना योगदान, क्या कुछ बोलिएगा? अभी सर भी सुन रहे हैं आपकी बातों को, आ गए। अभी कुछ देर पहले सर के से इस संबंध में बात हो रही थी। दरअसल मेरे इंटरव्यू से ठीक पहले खान सर का कॉल आया था, और नो डाउट जैसे सारे बच्चों का होता है कि इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा प्रेशराइज होते हैं, तो खान सर का कॉल आया। उसमें खान सर बहुत जॉली मुडे बता रहे थे और चीजों को बहुत रिलैक्स कर रहे थे। साथ ही खान सर कह रहे थे कि एक शर्त लगा लेते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार 100% होगा यूपीएससी में, बीपीएससी में। अच्छा, वो बीपीएससी इंटरव्यू की इंटरव्यू में ही सर बोले थे? हाँ, इंटरव्यू से पहले ही बोल चुके थे सर। तो और वो मेरे लिए सच में बहुत इंथुजियाज्म क्रिएट करने वाला था। तो कुल मिलाकर खान सर जिस तरह से मोटिवेट कर रहे थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन था इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही उपयोगी था। चलिए, बाकी आप उन छात्रों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं जिनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। आपको देखकर बहुत सारे छात्र प्रेरित होंगे और हमको लगता है कि ये एक मिसाल बन चुके हैं। बाकी इधर दिखाइए, सभी लोग बीपीएससी में क्वालिफाई कर चुके हैं और आज खान सर के पास आए हुए हैं। खान सर के स्टूडेंट हैं और क्या कुछ होगा सारी चीजों को दिखाएंगे। बाकी आपका भी अगर स्टोरी बहुत अच्छा है और इनकी तरफ थोड़ा यूनिक स्टोरी लगा, इसलिए हम सोचे आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। बाकी ऐसे माँ बाप हो तो बेटा तो कुछ न कुछ करेगा ही करेगा। सोचिए, किसी घर का सारा काम करते हुए 6 से 8 घंटे बेटे को पढ़ाना, बोल बोल के सुनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने करके दिखाया है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।